हेलो गाइस, आज के सेशन में मजा आने वाली है बेटा। नई चीज़ें सीखेंगे और अच्छी काम की भी ये चीज़ है। और जो आपको 14:3 1:8 रेशियो था ना, वो आज समझ में आ जाएगा। सिंपल था बेटा, वो बेवजह उसका हाइप क्रिएट किया था मैंने, बहुत सिंपल सा है, टेंशन मत लो। बेटा देखो, ये रिविजन के इसमें पहले महर्षि कन्नड़, क्या वो पदार्थ और परमाणु याद है ना, डिवाइड करते 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 हम लोग पदार्थ को यानी मैटर को डिवाइड करते करते परमाणु पे पहुंचते हैं। वही इंग्लिश में डेमोक्रिटस और ल्यूकिपस ने बोला था कि उसको मैटर और एटम बोल दिया था उन्होंने। और अपना वो कौन थे, पकुदा कतियायामा, उनका अंदर छोटे छोटे एटम्स मिलके नए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। थोड़ा सा उसके बारे में भी देखने वाले हैं, और यही हमारे मैटर बनाते हैं। फिर अपने लेवोइसियर बाबा और कौन थे, जोसेफ प्राउस्ट ने दो लॉज दिए थे। पहले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन था, उसमें दो लॉज थे। क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास के नीदर भी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसमें अपन लोग आज देखने वाले हैं। उसमें क्या था, एक प्योर सब्सटेंस कि अगर जो भी आपके एटम्स है उसके आप मास का रेशियो निकालोगे तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। वो आज निकालना आपको सिखाऊंगा मैं, ठीक है। फिर अपने क्या बोलते हैं, जॉन डाल्टन के हमारे कुछ पोस्टुलेट्स थे, वो सब याद होने चाहिए। क्या बेटा? मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सेकेंड था एटम्स एंड एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, यहाँ पे गलती होगी जिससे, विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। परफेक्ट, ये अपने को लॉ ऑफ क्या कौन सा था, कंजर्वेशन ऑफ मास में हेल्प करता। थर्ड था एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिर एक और नेक्स्ट था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन देयर मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर था एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ होल नंबर टू गिव कंपाउंड्स। फिर लास्ट वाला जो हमने देखा था वो क्या था, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ये हमें किस में हेल्प करता था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हेल्प करता था, ठीक है। देखो गलतियां क्या क्या थी, ये इंडिविजिबल जो हुआ था वो गलत था। सर डिविजिबल होते हैं, काय में हो जाते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, चैप्टर 4 में देते हैं। फिर था जो आइडेंटिकल जो एक ही एलिमेंट के एक ही मास रहेगा, तो ये भी गलत था। क्यों? हम देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में आइसोटोप्स के बारे में। और एक था कि डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट मासेस रहेंगे, तो ये गलत था। क्यों? कैल्शियम आर्गन का दोनों का 40 ही था। चलो ठीक है, ये ड्रॉबैक्स भी देखे हम लोगों ने। फिर बिल्डिंग ब्लॉक लॉक का देखा था, एटम का क्या था, इट वॉज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। अभी मान लो इनडिविजिबल है, जो एक केमिकल या फिजिकल चेंज से अपनी केमिकल आइडेंटिटी को रिटेन करता था। बट ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि एटम इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर पाए, वो अपन आज देखने वाले हैं। बट वो सबसे छोटा पार्टिकल रहता था। फिर डाल्टन ने हमें दिए थे बेटा, वो तो ठीक है। आप ये फटाक से आई वुड से ये एलिमेंट्स और सिंबल्स जो दिए हुए, एक बार ये पॉज करके ये वाले पूरे एक बार आप देख लो। आप लोगों को बहुत चीज़ें तो याद हो गई होगी, इतनी बार देख लिया होगा। इसके लिए अलग अलग के अलग अलग से नाम आए थे अपने। नामकरण किसने किया था बेटा? हमारा IUPAC, जिसका फुल फॉर्म क्या था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। चलिए ठीक है सर। फिर हमने एटॉमिक मासेस के बारे में देखा था। बेटा एटॉमिक मासेस का क्या हमने पढ़ा था? बेटा हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास लेते थे। उसके लिए पहले हमने ऑक्सीजन का 1/16 भाग, ऑक्सीजन एटम का 1/16 भाग को 1 यूनिट माना था। उसके दो रीजन थे। पहला रीजन क्या था, सर ये सबका रिएक्ट करके कंपाउंड बना, तो रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना आसान था हमारा। और दूसरा रीजन क्या था, याद करो। परफेक्ट, दूसरा रीजन ये था बेटा, ये हमें होल नंबर में आंसर दिया था, तो कंपेरेटिवली ईजी था। और फिर 1961 में हमने क्या शिफ्ट किया अपने आपको, 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। देखो सिर्फ कार्बन मत बोलना, कार्बन 12 बोल दो चल जाएगा, आइसोटोप नहीं बोलोगे चल जाएगा। 1/12 ऑफ कार्बन 12 को 1 यूनिट हमने मानना शुरू किया था। फिर उसके रिस्पेक्ट में हमने मासेस निकालना शुरू किया था। तो बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास हमारा क्या था, इट वॉज द एवरेज मास ऑफ एटम एज कंपेयर टू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, कार्बन 12 एटम, ठीक है। अब बेटा ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका टेबल, ठीक है। ये वाला टेबल भी एक बार देख लो, जस्ट गो थ्रू रीड कर लो आप लोग। आप लोगों को जितने याद है बढ़िया है, जो याद नहीं, अब 2-3 बार पढ़ोगे याद होना शुरू हो जाएगा। बेटा क्लोरीन का 35.5 क्यू है बेटा, उसको अभी इग्नोर करो। आप लोगों को मैं नेक्स्ट चैप्टर में ये चीज बता पाऊंगा। अब गाइस, अब आप लोग आज आगे पढ़ते हैं काय में, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट में। अब बेटा देखो, हमारे जो एटम्स रहते ना बेटा, एटम्स क्या था, वो सबसे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल्स थे हमारे, ठीक है। बट वो स्टेबल नहीं रहते। देखिए दे कैन नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली, क्योंकि वो अनस्टेबल है, वो स्टेबल नहीं है। तो फिर स्टेबल कैसे हो गए बेटा? स्टेबल होते थे बाय फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स। देखिए ये अपने मॉलिक्यूल्स या आयंस पे फॉर्म होते हैं। तो कुछ समझा नहीं, देखो मेरे जो एटम्स है ना, सॉरी जो मेरे एटम्स है, ये मेरे अनस्टेबल थे। तो ये एटम्स कंबाइन होके या तो मेरे मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते थे, या फिर मेरे लिए आयंस फॉर्म करना शुरू करते थे। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या है सर, ये आयंस क्या है, वो बताऊंगा मैं, ठीक है। बस ये चीज़, ये दोनों जो थे वो स्टेबल थे, इसलिए ये दोनों ऐसे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली कर पाते थे।
तो बेटा एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए क्यों क्यों नहीं कर पाता है वो, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो इसलिए वो कंबाइन होता है और क्या बनाता है, मॉलिक्यूल्स जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना शुरू कर देते हैं। और बेटा या वो आयंस भी बना सकता है। अपन मॉलिक्यूल्स में भी अलग अलग तरीके के पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम लोग ये पढ़ते हैं, एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स, हर एलिमेंट नहीं मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एज दे आर अनस्टेबल। इसीलिए एटम फॉर्म्स मॉलिक्यूल्स एंड आयन टू गेन स्टेबिलिटी। और यही देखो अभी जब मॉलिक्यूल्स है जब लार्ज नंबर में होते हैं मॉलिक्यूल्स, तब ये मिला के हमारा एक कंपाउंड ये हमारा मिला के हमें एक चीज बना के देते हैं मैटर। देखो जैसे कि शक्कर, शक्कर का सिर्फ एक दाना भी देखोगे ना तो बेटा वो एक दाने का एक मॉलिक्यूल नहीं, उसमें भी लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स हो गए। तो शक्कर वैसे आपका कार्बन से, कार्बन के खूब सारे एटम्स, हाइड्रोजन के खूब सारे एटम्स और ऑक्सीजन के खूब सारे एटम्स जब मिलते हैं तो केमिकली जब बॉन्ड होते हैं तब वो एक मॉलिक्यूल बनाता है। काय का, वो एक मॉलिक्यूल बनाता है हमारे शुगर का, और शुगर के से खूब सारे मॉलिक्यूल्स मिला के एक दाना आपको बना के देते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो O2 रहता है, देखो एक ऑक्सीजन और एक और ऑक्सीजन, ये दोनों ऑक्सीजन जब केमिकली एक दूसरे बॉन्डिंग बना लेते हैं, केमिकली बॉन्ड हो जाते हैं वो लोग, ठीक है। ऐसे नहीं कि दो आटम को बाजू बाजू में रख दिया, वैसा नहीं, दोनों केमिकली बॉन्ड बनाते हैं तब वो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना के देते हैं हमको। क्या बना कहते हैं, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल। ऐसे खूब सारे मॉलिक्यूल जो है हमारे एयर में प्रेजेंट है जिसके थ्रू हम लोग ब्रीथ करके जिंदा है, हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो गाइस आई वुड सजेस्ट एक बार कि इतने पार्ट को पॉज करके, अगर आपका नोट्स नहीं है प्रिंटेड, यहाँ पे पॉज करके इसको इतना पढ़ के थोड़ा डाइजेस्ट कर लो बेटा, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट हो। अब बेटा देखो हमको एटम्स पता चल गया, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल्स थे बट वो स्टेबल रहेगा जरूरी नहीं है। मॉलिक्यूल्स क्या है बेटा, वो भी मेरा स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट है, बस ये लोग इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाते हैं, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते थे, नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और यहाँ पे ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाता है। समझा है आप लोगों को। अब देखो ये अपना एग्जिस्टेंस है, इसका मतलब ये खुद ही में स्टेबल है। तो देखिए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट या कंपाउंड, वो छोटा भी कंपाउंड रहता है, दैट इज केपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब क्या है, देखो अगर मैं कंपेयर करूँ एक ऑक्सीजन, ये मेरा ऑक्सीजन का एटम है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। जब दो ऑक्सीजन के एटम्स केमिकली बॉन्ड करते हैं अपने आप को और O2 बनाते हैं तो ये बन जाता है मेरा क्या, मॉलिक्यूल। ये है बेटा मेरा एटम, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाता है। वैसे ही ऑक्सीजन के रहते तीन एटम भी केमिकली बॉन्ड करके ना O3 बनाते हैं, जिसको बोलते हैं अपन ओजोन। ओजोन लेयर डिप्लीशन वगैरह बहुत सुना होगा आप लोगों ने, वो ये ओजोन, ये भी बेटा मेरा मॉलिक्यूल ही है, ठीक है, ये भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाता है। वाटर सुना है आप लोगों ने, H2O फॉर्मूला, उसमें क्या हो रहा है, दो हाइड्रोजन, देखो एक हाइड्रोजन भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है, एक ऑक्सीजन भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है, बट दो हाइड्रोजन रहे, एक वाटर एक ऑक्सीजन का मिला के एक मॉलिक्यूल बना देता है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाते हैं। देखो ये H2O और ये O2 में कुछ डिफरेंस है, क्या बेटा, ये जो मॉलिक्यूल है ना O2 वाला, वो सिर्फ ऑक्सीजन वाले से बना है, जबकि ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसमें ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी है, मतलब अलग अलग तरीके के हमारे एटम्स प्रेजेंट है। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग देख रहे हैं अभी। तो पहले ये देखो हम ये पढ़ते हैं, ये देखिए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड, अभी कंपाउंड इतना टेंशन मत लो, दैट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है हमारा, टू और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, केमिकली बॉन्डेड होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा। देखिए O2 ऑक्सीजन वाले इसमें दो थे, ओजोन वाले में O3 थे, अपन और आगे देखने में ज्यादा वाले दो या दो से ज्यादा एटम्स जब केमिकली बॉन्डेड रहते हैं टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ये हमारा मॉलिक्यूल बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल जो रहता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, मतलब उसे कोई चार्ज नहीं रहता है, इसका मतलब क्या है, वो भी अपन देखने वाले, ठीक है। अब देखो, अब बेटा जब ये एटम्स मेरे कंबाइन करते हैं तो क्या कर सकते हैं बेटा वो लोग, ऐसा हो सकता है कि सबकी सब एटम्स सेम तरीके के, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिला के मेरा ऑक्सीजन O2 बना ले, ये बना देने एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हो जाए, तो इसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। वैसे ही हमारे एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के मिलके एक बना ले, मतलब H और O मिलके क्या बनेगा, H2O। अब इसे हम लोग मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट नहीं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोलते हैं। तो देखो ये जो कंपाउंड वर्ड था ना जो मैं बोल रहा था, कि अभी छोड़ो बाद में बताता हूँ, ये वो है। कंपाउंड क्या होता है बेटा, जिसमें अलग अलग तरीके के एटम्स जुड़ के कुछ नया बनाते हैं, और एलिमेंट क्या हो जाता है बेटा, जिसमें एक ही तरीके के एटम्स जुड़ के एक कुछ नया बनाते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या बन रहा है, मेरा O2 बन रहा है जो एक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है।
यही मेरा ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन बन रहा है, तो क्या बन रहा है H2O बन रहा है, केमिकली बॉन्ड हो ठीक है, H2O बन रहा है, जो कि क्या हो रहा है बेटा मेरा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बन रहा है। परफेक्ट, ठीक है। अब बेटा देखो कभी कभी कुछ रहते हैं जो अपने ऊपर चार्ज ला लेते हैं और फिर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। मतलब देखो हमें पता था H इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता था, हाइड्रोजन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, बट उसके ऊपर एक चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज। सही, चार्जेस क्या होता है, बहुत कुछ अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले, बट अभी के लिए चल जाएगा। जो एक चार्ज होता है, अगर इसके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएगा। मेरे क्लोरीन Cl स्मॉल रहता है इसमें, ठीक है ना, क्लोरीन भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, क्लोरीन को भी दो Cl लगते तो वो Cl2 जैसा हमारा एग्जिस्ट रहता है। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। बट इसके ऊपर भी हम लोग चार्ज लगा दे तो वो एग्जिस्ट करना शुरू करता है। तो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आएगा क्या, नहीं नहीं बेटा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। सर अब हमें ये कैसे पता चलेगा ये किस पे क्या चार्ज रहेगा, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले। सो सॉरी गाइस, मैं जानता हूँ आप लोग बहुत बार सुन रहे हो नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट चैप्टर में, टेंशन मत लीजिए, आप जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे यहाँ की बहुत सारी क्लैरिटी आप लोगों को आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो देखो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है। अपन नीचे देखने वाले पॉजिटिवली चार्ज को हम लोग बोलते हैं कटायन, नेगेटिवली चार्ज को बोलते हैं हम लोग अनायन। तो गाइस यहाँ पे बेसिकली हमने क्या देखा, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब वो एलिमेंट का भी हो सकता है और कंपाउंड का भी हो सकता है। मतलब देखो अब एलिमेंट क्या है मेरा, मान लो O2 है, और कंपाउंड क्या है मेरा H2O है, ठीक है, जो केपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब इसमें जो भी एटम्स रहते हैं वो केमिकली बॉन्डेड रहते हैं, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल, बेटा मॉलिक्यूल और आयन में डिफरेंस है, मॉलिक्यूल जो है वो इंडिपेंडेंटली जो एग्जिस्ट कर रहा है मेरा बेटा, उसमें कोई नेट चार्ज नहीं होता है, बट आयंस में नेट चार्ज होता है, वो भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे एटम्स जब कंबाइन होते हैं, अगर सेम तरीके के एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो उसे बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अगर अलग अलग के हो रहे थे H H और O के हो रहे थे बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। और यही अगर एक एटम के ऊपर चार्ज है तो वो चार्ज स्पीसीज बन जाता है। और जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही एटम के ऊपर हो, कोई ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर भी चार्जेस हो सकते हैं, अपन वो भी आगे देखने वाले हैं। तो गाइस अभी मैं आपको ये व्हाट इज अ मॉलिक्यूल क्या है सजेस्ट करूंगा कि आप ये एक बार पॉज करके अच्छे से पढ़ के इसको डाइजेस्ट कीजिए। अब गाइस देखिए हमने जो अभी बात किया कि सेम तरीके अगर एलिमेंट जोड़ रहे हैं ठीक है तो उसे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। अब हम उसकी बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली है क्या। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों को, जब मेरे एक ही तरीके के एटम केमिकली जुड़ रहे हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अब बेटा कितने एटम जुड़ के एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, वो उस चीज को बोलते हैं हम लोग क्या, एटॉमिसिटी। बेटा ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एटॉमिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल, मतलब कितने एटम्स से एक मॉलिक्यूल बनेगा। बेटा सर बिल्कुल जरूरी नहीं है, जैसे आप लोग अभी आगे देखोगे इसका फॉस्फोरस का, बेटा फॉस्फोरस P4 जैसा एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये नहीं कि P2 भी एग्जिस्ट कर जाएगा, नहीं 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 नहीं। फॉस्फोरस ने बोला मुझे 4 चाहिए तो उसे 4 लगेंगे ही, ऐसा नहीं चलेगा कि हाँ सर हम तो P2 में एग्जिस्ट कर देंगे, नहीं, फॉस्फोरस को 4 लगेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन अपना प्यारा था, ऑक्सीजन O2 में भी एग्जिस्ट करता था, O3 में भी एग्जिस्ट करता था, बट इसका मतलब ये नहीं कि O4 में एग्जिस्ट करेगा, नहीं बेटा एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ एटम्स जुड़ के ही एक मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। तो देखो कुछ हमारे एटम्स ऐसे होते हैं जो अकेले भी एग्जिस्ट कर जाते हैं, ठीक है, इसलिए देखो यहाँ पे ऊपर ना दे मे नॉट एग्जिस्ट कहीं पे जाए। हाँ ये देखो एटम्स ऑफ, एक सेकंड पहले हटा देता हूँ पूरा आपको जिससे आपको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये देखिए ये देखा एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मेजरली हमारे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते, बट कुछ कुछ होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाते हैं। तो कौन से जैसे सोडियम हो गया, ये अकेला एटम भी एग्जिस्ट कर पाता है, इसको मैं मॉलिक्यूल भी बोल सकता हूँ। ये अकेला इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पा रहा है ना, यानी ये इस स्टेट में एग्जिस्ट कर पा रहा है ना, तो इसको मैं एटम भी बोल सकता हूँ और मॉलिक्यूल भी बोल सकता हूँ, ठीक है। फॉस्फोरस हो गया, ये भी कर जाता है, और भी ऐसे कई सारे आप लोगों के, मैग्नीशियम हो गया, ये कर जाता है, कैल्शियम हो गया, ये हो गया। मेजरली जो मेटल्स हैं आप लोगों के, वो आप लोगों के इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर जाते हैं, तो आप इसको एटम भी बोल सकते हो और मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो। बट यहीं पे जहाँ पे ऑक्सीजन लिया, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, तो ये बस एटम ही रहेगा। और जब मैं O2 लिखूंगा तो ये हो गया ऑक्सीजन गैस, तो ये इंडिपेंडेंटली अब एग्जिस्ट कर पा रहा है, इसको अब एटम नहीं, ये बन जाएगा मेरा क्या, मॉलिक्यूल बन जाएगा। O3 भी मेरा क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बनने वाले हैं मेरे, ठीक है। तो वो चीज़ दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स जो एक मॉलिक्यूल को बनाएंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस चीज़ को एटॉमिसिटी। अब देखो अगर आप लोग एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम है, जैसे आपको अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे, कौन से दिए थे मैंने आप लोगों को, मैंने दिया था आई थिंक आपको सोडियम पोटेशियम का दिया था, कैल्शियम और मैग्नीशियम का दिया था, एक और है हीलियम है, Fe फेरस से का
Fe का मतलब आयरन, Cu कॉपर, Be बेरिलियम होता है, ठीक है। ये सब जब इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं तो बेटा इनकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी 1, एक अकेला एटम मॉलिक्यूल बना देता है, तो ऐसे जिनकी एटॉमिसिटी 1 हो उसे हम बोलते हैं क्या, मोनो एटॉमिक, ठीक है। मोनो मतलब 1 होते जानते हो। वैसे अब एक नेक्स्ट चीज है डाई एटॉमिक, मतलब जो दो के साथ एग्जिस्ट करेंगे, दो एटम्स होने चाहिए। देखो ऑक्सीजन हो गया, उसके अंदर हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन N2 नाइट्रोजन गैस हो गया, Cl2 क्लोरीन गैस हो गया। अब जो 3 के इसमें एग्जिस्ट करते हैं उसको बोलते हैं ट्राई एटॉमिक, ठीक है। तो ये ओजोन हो गया O3 वाला मेरा। टेट्रा मतलब जो 4 के इसमें करते हैं, ठीक है, तो वो फॉस्फोरस हो गया, आपको अभी एग्जांपल बताया था मैंने। पॉली जो 4 से ज्यादा वगैरह वाले रहेंगे उसको हम लोग पॉली बोल देंगे, ठीक है। तो सल्फर ये S8 जैसे एग्जिस्ट करता है। आप लोग 10th स्टैंडर्ड में इसका स्ट्रक्चर सीखोगे, इसका स्ट्रक्चर क्राउन स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, क्राउन स्ट्रक्चर। फिर ये क्या होता है, इतना काम का नहीं है, वैसे आप लोग 10th में भी ना इतना ज़्यादा देखते नहीं है, अगर आप 11th में केमिस्ट्री लेते हो तो आपको देखने मिलेगा, ठीक है। सर हमारे पॉलीएटॉमिक में आप सल्फर हो जाएगा जिसका S8 रहेगा, और कार्बन, कार्बन को भी देखो, कार्बन में तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ कहते हैं कार्बन एक दूसरे को बॉन्ड करके बनाते हैं अपना चेन। ये चीज़ तो अपन पक्का से कार्बन चैप्टर है 10th में, उसमें देखते हैं, ठीक है। तो गाइस देखो आपको एटॉमिसिटी सब चीज़ों की पता होनी चाहिए, जो आपको एटलीस्ट यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। मोनो एटॉमिक का मतलब है जहाँ पे एक अकेला एटम आपका मॉलिक्यूल बना दे, डाई एटॉमिक मतलब 2 लगेंगे, ट्राई एटॉमिक मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पॉली मतलब उससे ज़्यादा, ठीक है। मोनो के कुछ एग्जाम्पल्स, आप वैसा आपको सब पता चाहिए मोनो है या डाई है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल पूछ लिया तो आप लोग बोल सकते हो सोडियम पोटेशियम कॉपर आयरन, ये बोल सकते हो। मैंने आपको डाई के पूछ लिया, ऑक्सीजन जो भी आपको गैस वैस पता ना, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये सब आप बोल सकते हो। ट्राई एटॉमिक बेटा, ट्राई एटॉमिक क्या हो जाएगा, ओजोन, ये ध्यान रखना। टेट्रा में फॉस्फोरस, पता है फॉस्फोरस कहाँ पे यूज होता है, तो माचिस अपन यूज करते हैं ना, तो माचिस का जो पैकेट रहता है जिसमें वो यहाँ पे जिससे अपन घसते हैं माचिस की तिल्ली जिसपे घसते हैं, ये इसमें फॉस्फोरस यूज होता है बेटा, ठीक है। और व्हाट इज पॉलीएटॉमिक, जिसमें 4 से ज्यादा हो, उसका एग्जांपल सल्फर S8 जैसा एग्जिस्ट करता है, और कार्बन, कार्बन का आप छोड़ो, इतना वो नहीं करना बेटा, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, चलो एक काम करो आप लोग एक बार इतना रीड कर लो बेटा प्लीज, ठीक है। कोशिश है जितने याद हो रहे उतने याद भी कर लो आप लोग। चलिए नेक्स्ट वाला, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड वाला याद है ना, जिसमें अलग अलग एटम्स मिलते थे, ये वो वाला है। अब देखो बेटा यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे वाटर है, वाटर में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। अब बेटा इसका रेशियो बाय मास हमेशा अपना सेम रहेगा, आपने वहाँ पे पढ़ा था। अब अपन निकालना सीखते हैं, ठीक है। देखो मेरा वाटर है, कौन सी चीज़ से बना है, सर ये बना है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन के कितने एटम्स है बेटा, हाइड्रोजन के 2 एटम्स है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। अब बेटा वो एटॉमिक मास वाले पार्ट पे जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। अरे ये क्या हो रहा है, ये देखिए हाइड्रोजन का हमारा मास कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1, मतलब एक हाइड्रोजन का मेरा 1 यूनिट है, तो मेरे 2 हाइड्रोजन के कितना हो जाएंगे 1 × 2 यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है बेटा, 10 नहीं लिखा है, 1 ऑक्सीजन लिखा हुआ है। ऑक्सीजन का देखो कितना है यहाँ पे, ऑक्सीजन का है 16, तो देखो ये हो जाएगा 1 × 16 मतलब ये हो जाएगा 16। तो बेसिकली इसका मास का रेशियो अब देखूंगा तो 2:16 मतलब 1:8 आ जाएगा। समझाइए कैसे हुआ। वैसे देखो अब NH3, इसमें 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। अब एक नाइट्रोजन का 14 होता है, ये देखिए नाइट्रोजन का है 14, हाइड्रोजन का है 1, तो देखिए 1 × 14 = 14 रह जाएगा, 3 × 1 = 3, तो रेशियो 14:3 आएगा। अब समझा वो वहाँ पे कैसे ला रहा था मैं रेशियो, वही बेटा आप लोगों को यहाँ पे मैंने कुछ करके दिखाए हुए हैं। CO2 का भी आपको शायद से मैंने बताया था 3:8 वगैरह, तो बेटा एग्जैक्टली वैसे यहाँ पे ये आना शुरू हो जाता है, ठीक है। आप लोग कोई और कभी ट्राई करना तब कर सकते हो, आप मुझसे फिर मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा आपका आंसर सही है गलत है, ठीक है। तो ये चीज एक बार आप देख लो, ये बाय रेशियो बाय मास है बेटा, ठीक है ना। अब बेटा यही रेशियो बाय नंबर देखूंगा, तो देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर के इसमें कितने हाइड्रोजन है सर, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1, तो बाय नंबर ऑफ एटम्स मेरा 2:1 हो जाएगा। NH3 में क्या हो जाएगा 1:3, कार्बन डाइऑक्साइड में कितना जाएगा 1:2। समझा आप लोगों को, ये रेशियो बाय नंबर भी समझा आप लोगों को, जो उस सबसे स्टार्टिंग में आपको बता भी रट लो, आपको बता दूंगा, रट लो या रटो भी मत, आपको समझा दूंगा आगे भी, चिल मारो, वो था। अब बेटा ये देखिए ये हमारा है आयंस, जब भी आपको कहता था कुछ लोग हमारे पॉजिटिव चार्ज में जाके खुश हो जाते हैं, कुछ लोग नेगेटिव चार्ज में, ठीक है बेटा।
हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जाता है, याद रखना, आपको 10th में इसके ऊपर बहुत चीज़ें सीखने मिलेगी। नॉन मेटल्स पे नेगेटिव चार्ज जाता है, ठीक है। अब मेटल्स के ऊपर जा रहा है मेरा पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल्स पे जा रहा है मेरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज वाले को बोलते हैं कटायन, नेगेटिव चार्ज वाले को बोलते हैं हम लोग अनायन। अब बेटा ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाले जो रहते हैं वो अपोजिट चार्ज हो गया। अपोजिट चार्ज बचपन से जानते हैं हम लोग अट्रैक्ट ईच अदर, तो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को और एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ये भी अपन देखने वाले नेक्स्ट ईयर, बट अभी के लिए आपको पता हो तो अच्छा रहेगा। जैसे आप देखो ये जो सॉल्ट है ना मेरा, उसमें Na भी है और Cl भी है। Na प्लस जैसे एग्जिस्ट करता है, Cl माइनस जैसे एग्जिस्ट करता है। ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं और बन जाता है। अब बिल्कुल जरूरी नहीं कि प्लस या माइनस में ही हो, सिंगल चार्ज हो। कैल्शियम के ऊपर Ca2+ आता है और ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर O2- आता है। ये दोनों कंबाइन होकर CaO करके कंपाउंड बनाते हैं। वैसे हमारा एल्यूमिनियम वो 3+ चार्ज आता है और हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1 चार्ज आता है। फिर ये क्या हो गया बेटा, देखो अगर एक से ज़्यादा एटम हो, मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स हो जिसके ऊपर नेट चार्ज हो, देखो ये OH- नहीं है कि H के ऊपर माइनस है, ये पूरे के ऊपर नेगेटिव है। ये पूरा एक कॉम्बिनेशन था एटम्स का, उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। ऐसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन। क्या बोलते हैं बच्चा लोग इन्हें, पॉली एटॉमिक आयन। अगर सिर्फ एक ही के ऊपर हो तो वो आयन बन जाएगा, जैसे कि ये देखिए ये मेरा, और अगर एक से ज्यादा हो जिसके ऊपर नेट चार्ज हो तो उसे बोलेंगे पॉली एटॉमिक आयन। जैसे कोई OH- है मेरा, ये SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव है, यहाँ पे NO3 के ऊपर 1 नेगेटिव है, यहाँ पे CH3COO के ऊपर 1 नेगेटिव है, यहाँ पे NH4 के ऊपर 1 पॉजिटिव है, ठीक है। तो कहीं देखो यहाँ पे आयंस के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देना नहीं हमें, आपको ये पता होना चाहिए मेटल्स हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो बनाते हैं कटायन, नॉन मेटल्स हमारे नेगेटिव चार्ज होते हैं वो बनाते हैं अनायन। जब ये मेटल्स और नॉन मेटल्स अपने बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ बॉन्ड बनाते हैं उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है। चार्ज अगर एक अकेले के ऊपर है तो आयन हो गया, एक से ज़्यादा एटम्स का ग्रुप है उसके ऊपर एक नेट चार्ज है तो बन जाएगा पॉली एटॉमिक आयन। और आप लोगों के पॉली एटॉमिक आयन से अपन आगे भी देखने वाले के नाम भी हम लोग देखने वाले, ठीक है। तो एक बार इतनू सा आप लोग और देखो, फिर जो लास्ट के छोटा सा ये जो दिया हुआ है ना ये 2H वगैरह क्या है वो आपको एक बार समझाता हूँ। वो ऐसे सिंपल है आप लोगों के लिए, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट अभी आप ये देख लीजिए अच्छे से। अब गाइस ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो गाइस ये प्लीज ऐसे समझिए बेटा। अगर मैंने लिखा है H, सिर्फ H, मतलब ये एटम था, अगर मैंने यहाँ पे ऐसा 2H लिख दिया ना, मतलब ये दो हाइड्रोजन के अलग अलग एटम्स है, ये केमिकली बॉन्डेड नहीं है। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए अपने पास, अगर अपना नोट्स है उसमें लिखा हुआ है तो नॉट बॉन्डेड केमिकली, बॉन्डेड केमिकली, ये केमिकली बॉन्डेड नहीं है, एक हाइड्रोजन का एटम और एक और हाइड्रोजन का एटम। अगर आपको दोनों के दोनों केमिकली बॉन्डेड है तो आप उसे H2 जैसा रिप्रेजेंट करोगे, और केमिकली बॉन्डेड बन गए तो ये क्या बन जाएगा आपका एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये हो गया मेरे 2 एटम्स और ये बन गया 1 मॉलिक्यूल। क्या बन गया बच्चा मेरा 1 मॉलिक्यूल। और यहीं पे अगर मैं लिख दूँ 10H2 मतलब मेरे 10 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल था, जैसे यहाँ पे 2H2 लिखा है तो 2 मॉलिक्यूल्स हो गए हाइड्रोजन के। यहीं पे अगर मैं 10 लिखता तो मेरे हो जाते 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो वैसे मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, पूछे कि नहीं आपसे 10H2 में कितने एटम्स है, कितने एटम्स है। देखो एक H2 में 2 हाइड्रोजन के एटम्स है तो 10H2 में कितना जाएगा 10 इंटू 2 मतलब 20 एटम्स हो जाएंगे। ये आप लोगों को नेक्स्ट है ना बैलेंसिंग के काम में आएगा, इसलिए मैं अभी से आपको बता दिया, ठीक है। वैसे अपन ऑक्सीजन का देखते हैं, ठीक है। सिर्फ ये मतलब एक एटम ऑफ ऑक्सीजन है, ये मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन है ये, और ये मतलब 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन है। सर इसमें कितने एटम्स है तो इसमें 15 एटम्स है। इसमें कितने एटम्स है मतलब 3 एटम्स है। इसमें कितने एटम्स है मतलब 1 एटम है। तो ये तो मॉलिक्यूल हुआ ही नहीं, ये 1 मॉलिक्यूल हो गया है और ये कितने हो गए ये 5 मॉलिक्यूल्स हो गए। समझा आप लोगों को। तो गाइस यहाँ तक का जो हमने किया है ये आप लोग अच्छे से कर लीजिए। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग फॉर्मूला लिखना सीखने वाले, मजा आने वाली है बेटा। अब वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये चैप्टर का जो आपको 10th में भी मैं वार्म अप के समय पढ़ाता हूँ। तो प्लीज गाइस ये यहाँ तक आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ओके चलिए बाय गाइस।